Assalamu alaikum class. Today we will study the working of UV visible spectrophotometer. This is the first lecture of your practical class. इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क कैसे करता है, जब आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कैसे करना है, इसकी क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या प्रिकॉशंस नहीं हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये सारी की सारी हम इसमें इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम यूवी विजिबल करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। आपके पास कोई ना कोई कंपाउंड होता है, कोई ना कोई केमिकल होता है, एज वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री, तो कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड होगा आपके पास। उस केमिकल कंपाउंड का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्वालिटेटिव होता है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है, क्वांटिटेटिव होता है उसकी कितनी क्वांटिटी है, अगेन उसकी नेचर क्या है, इट अगेन कम्स इन क्वालिटेटिव, उसका पर्टिकुलर अमाउंट कितनी है, मास कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, इट कम्स इन क्वांटिटेटिव। ठीक है। अच्छा, आपके पास जब भी आप लैब्स में जाते हैं आपके पास जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिखने में आपको कैसा नज़र आता है। यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये डिफरेंट ब्रांड्स के हो सकते हैं बच्चे, इसके बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। ठीक है। शिमार्जो इज़ द ब्रांड जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन अगेन दे आर मल्टीपल ऑफ ब्रांड्स जिसमें से आप कोई ना कोई परचेज़ करते हैं, आपके पास ऑलरेडी लैब्स में अवेलेबल होता है। तो ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। यहाँ पे ये जो इसके मैं थोड़े से पार्ट्स आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये लिड है इसका, इसको आप ओपन करेंगे, ओपन ये उसकी स्क्रीन है, ये उसके सारे का सारा सिस्टम कीज़ हैं। इन कीज़ को हम यूज़ करते हुए अपना एनालिसिस करेंगे, इस कीज़ को यूज़ करते हुए हम अपने कंपाउंड की एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे। ठीक है। ये लिड है, यहाँ सैंपल प्लेस किया जाता है, किस तरह किया जाता है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ। एक इस तरह का हो सकता है आपके पास, दूसरा आपको कुछ इस तरह का नज़र आता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्क्रीन जो है ये इट्स नॉट डिटैचेबल, लेकिन ये अलग से इस तरह नज़र आती है। ठीक है। इसमें स्क्रीन का पार्ट छोटा होता है, ये कीज़ का पार्ट जो है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर इसका ये फ़ायदा है इस वाले केस में, यहाँ पे अभी मैं इसको ब्लैक से शो कर देती हूँ। यहाँ पे इसका ये फ़ायदा है कि स्क्रीन आपके पास जो अलग से आती है, स्क्रीन के आप स्क्रीन का चूँकि व्यू ज़्यादा होता है तो एक क्लियर व्यू आपको आपके ग्राफ का मिल जाता है। हाँ जी। नेक्स्ट एक और तरह का आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी नज़र आएगा लैब्स में, जिसमें से एक जो है पिक्चर मैंने यहाँ पे ली है और उसको मैंने यहाँ पुट किया है। बच्चे इसमें जिसमें आपने अपने सैंपल रखना है वो ये है, दिस इज़ द लिड जिसको आप ओपन करते हैं ऊपर की तरफ। ये स्क्रीन है, ये आपको एक क्लियर व्यू देती है, क्लियर पर व्यू दे देती है। ठीक है। इन तीनों का फंक्शन एक है, ये तीनों ऑलमोस्ट वर्किंग इनकी एक जैसी है। ब्रांड्स डिफरेंट है तो कोई ना कोई की डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। नहीं तो सबकी वर्किंग तकरीबन एक जैसी है। सब सेम तरह का एनालिसिस देते हैं, सब जो ग्राफ देते हैं उनकी सेम जो है सेंसिटिविटी सेम होती है, सिलेक्टिविटी सेम होती है। बहुत स्पेसिफिक कंपाउंड्स का जो है हम इसके अंदर कर सकते हैं और करके हम उसकी एब्जॉर्बेंस चेक कर सकते हैं। जब एब्जॉर्बेंस आती है तो वहाँ से हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। परफॉर्म कैसे करना है, ये आपके पास जो है क्यूबिट्स हैं। सबसे पहले तो जो इसमें समझने वाली बात है, मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग्स लिख देती हूँ आपको, CUVET। क्यूबिट एक को कहा जाता है, ज़्यादा हो तो क्यूबिट्स। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्यूबिट्स हैं। बच्चे नज़र किस तरह की आती हैं, यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में आप देखें, ये आपको ये साइड जहाँ पे मैंने ब्लू मार्क किया और दूसरी साइड जो कि पीछे की तरफ छुप गई है, ये दोनों साइड्स जो हैं ये आपके पास अ काइंड ऑफ ब्लर साइड्स होती हैं। ठीक है। दीज आर नॉट ट्रांसपेरेंट्स, दीज आर बल, इसको ओपेक भी कहा जाता है। अक्सर जगह पे आपको नज़र आएगा ओपेक साइड जो कि ब्लर होती है हल्की सी। एक आपको बहुत ट्रांसपेरेंट साइड नज़र आती है, बहुत क्लियर साइड नज़र आती है, जिस तरह ये साइड जिसके ऊपर मैंने येलो लाइन की, और अगेन इसकी ऑपोजिट साइड जो कि पीछे की तरफ छुप गई है। ठीक है। ये एक क्यूबिट इस तरह की होती है, पेयर ऑफ क्यूबिट्स होता है। हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में दो हम नॉर्मली क्यूबिट्स यूज़ करते हुए अपना एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे मैं अगेन कहूँगी इट डिपेंड्स ऑन ब्रांड्स टू ब्रांड, ज़्यादातर दो ही यूज़ होती हैं, एक को रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, एक को सैंपल के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसे भी हैं जिनके अंदर सिर्फ एक क्यूबिट यूज़ होती है। ठीक है। एक क्यूबिट में से पहले हम रेफरेंस रन कर लेते हैं, फिर उसी क्यूबिट के अंदर हम जो है बारी बारी सैंपल जो है उनका एनालिसिस करते हैं। ये उसका बॉक्स है, इट लुक्स लाइक दिस। इसके अंदर क्यूबिट्स प्लेस की जाती हैं। क्यूबिट्स की नेचर की बात करूँ बच्चे, ये ग्लास की होती हैं, क्वार्ट्ज की होती हैं,
QUARTZ क्वार्ट्ज, ठीक है। अच्छा, और प्लास्टिक की होती हैं। ग्लास और क्वार्ट्ज जो है ये दोनों हम प्रेफर करते हैं यूज़ करना। प्लास्टिक जो है ये ज़रूर कॉस्टली इतनी ज़्यादा नहीं होती, कॉस्टली बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन अगेन इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो हम इसको अवॉइड करते हैं कि प्लास्टिक हम ना यूज़ करें। जो ग्लास और क्वार्ट्ज की ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। अच्छा, प्लास्टिक में रिजल्ट्स क्या अच्छे नहीं आते हैं, लाइट में रिफ्लेक्ट होना, यहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन इतनी अच्छी होती नहीं है प्लास्टिक के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो प्लास्टिक के क्यूबिट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है। यहाँ पे कुछ सैम्पल्स हैं, ये जो आपको कलर्ड नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट सैम्पल्स हैं जो हमने रन करने हैं। नॉर्मली एक स्पेक्ट्रोमीटर में 2 क्यूबिट्स यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 पेयर मेरे पास 2 हैं या पेयर ऑफ क्यूबिट्स है, तो इसमें एक बच्ची हमेशा आपके पास रेफरेंस की रहेगी। ये R फॉर रेफरेंस लिख रही हूँ, S फॉर सैम्पल, ये सैम्पल की होगी। अब अगर मुझे अगला करना है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब मुझे अगर सेकंड सैम्पल जो है इसको रन करना है, तो अगर आपके पास इतनी जो है क्यूबिट्स नहीं है 4 से 5 के, आप अलग अलग क्यूबिट के अलग अलग सैम्पल के लिए अलग अलग क्यूबिट प्लेस करें, तो हम क्या करते हैं कि जब हमने इसका एनालिसिस कर लिया फर्स्ट वाली का, हम इसको किसी एक एम्प्टी बीकर में या वेस्ट बीकर में इसको ड्रेन ऑफ कर देते हैं और हम अपना जो नेक्स्ट सोल्यूशन होता है हमारे पास उसको हम इस क्यूबिट में ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा क्यूबिट्स अवेलेबल ना हो, ये जो सोल्यूशन है ये सारे हमने किसी बीकर में या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाए होते हैं, वहाँ से हम जो है वो एक ही क्यूबिट के अंदर बारी बारी चेंज करते जाते हैं। तो ये इस तरह इसका जो है वो एनालिसिस करते रहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग कैसे की जाती है। अब आपने सपोज करना है, बल्कि आपने इमेजिन करना है कि यू आर स्टैंडिंग इन द लैब और आप खुद ये एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म कर रहे हैं। आपको मैंने दिखा दिया कि वो दिखता किस तरह है, नज़र कैसा आता है आपको, वो हमने पिक्चर देख ली। उसके बैक साइड पे आए तो यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आता है जो ये है, ये ऑन और ऑफ का बटन है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑन ऑफ स्विच है, बच्चे इसको आप ऑन करेंगे सबसे पहले। ये एक्चुअली होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसके राइट साइड के ऊपर। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपका अपरेटस जो है उसको आपने सबसे पहले ऑन करना है, ठीक है। ऑन करने के बाद हम सबसे पहले उसको ऑन क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड पॉइंट जो है सेट योर अपरेटस लिखा है, ये मैंने पहला पॉइंट क्यों नहीं लिखा, दूसरे में मैंने ये क्यों नहीं लिखा कि पहले अपरेटस सेट करें देन ऑन करें। इसलिए हम अपना पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑन करते हैं और उसको हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 से 20 मिनट तक उसके अंदर के सारा जो उसका सिस्टम है वो स्टेबलाइज हो जाता है, उसकी सारी की सारा वो एक दफ़ा स्मूथली एक्टिव हो जाता है। उसको 10 से 15 मिनट लेते हैं क्योंकि एक हैवी इंस्ट्रूमेंट है। हम 15 मिनट के लिए उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं और फिर हम उतनी देर में क्या करते हैं, वो जो 15 मिनट है हम अपने सैम्पल्स जो हैं उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, हम अपना अपरेटर सेट कर लेते हैं। बच्चे इसको कहा जाता है इट्स अ काइंड ऑफ सॉल्वेंट बॉटल, इसको कहा जाता है, ठीक है। ये आपके पास होनी चाहिए, इसकी जो अपरेटस में चीज़ें होनी चाहिए जो पर्टिकुलरली जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कर रहे हैं तो इसके लिए जो रिक्वायर है। दूसरी चीज़ आपके पास एक वेस्ट बीकर होनी चाहिए, दिस इज़ अ वेस्ट बीकर। वेस्ट बीकर का ये मतलब है आपने एक दफ़ा सैंपल रन किया उसके बाद आपने उस सैंपल को, वो आपके लिए वेस्ट है, वो आप उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कर भी सकते हैं अगर आपने उसको अच्छे से उसको यूज़ किया है, वो मैं आपको आगे प्रिकॉशंस बता दूंगी। नहीं तो ये बीकर है जिसके अंदर आपने अपना पूरा एनालिसिस करने के बाद इस बीकर के अंदर अपना सैंपल पुट करते जाना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपके पास जो कलर में यहाँ नज़र आ रही है, दिस इज़ योर सैंपल, ठीक है। ये आपके पास अपरेटर सेट हो गया। अब यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे ओरिजिनल प्रोसेस। कैसे स्टार्ट करेंगे, मैंने कहा था पेयर ऑफ क्यूबिट्स यूज़ होती हैं। पेयर ऑफ क्यूबिट्स चूँकि यूज़ होती हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने क्यूबिट्स लेनी है बच्चे, इनको आपने वॉश करना है। अब वॉश करने के लिए इनके लिए एक स्पेसिफिक ब्रशेज़ होते हैं, वो ब्रशेज़ जो है उनका साइज़ उतना ही होता है जितना इस क्यूबिट का साइज़ है, ठीक है, ताकि वो उसके अंदर आराम से जा सके। ना वो बहुत ज़्यादा बड़े लेने हैं ना बहुत छोटे लेने हैं। बड़े लेंगे तो आपके क्यूबिट्स टूट जाएंगे। ग्लास की हैं क्यूबिट्स का सबसे बड़ा मसला ये है, वो ग्लास और क्वार्ट्ज की सबसे अच्छे रिजल्ट्स ग्लास और क्वार्ट्ज की क्यूबिट्स में आते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि इसको बहुत केयर से हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो ये टूट जाती हैं। और ये टूट जाती हैं, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती हैं। अगर आपके पास इसका पेयर नहीं पड़ा हुआ तो आपके लिए आगे आपने कोई भी एनालिसिस अगला जो भी कभी करना है या आपका इवन जो आप करंटली कर रहे होंगे वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए इसमें एहतियात बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए ब्रशेज़ इसलिए आपने बिल्कुल इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली लेने हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रोसीजर लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने एक ब्लैंक सॉल्यूशन जो है उसको स्कैन करें। बोथ रेफरेंस एंड सैम्पल क्यूबिट वुड हैव सॉल्वेंट। ब्लैंक सॉल्यूशन कैसे रन करते हैं, देखें, आपने क्यूबिट लेने के बाद आपने इनको वॉश किया, नॉर्मल टैप वाटर से वॉश किया। उसके बाद आपने यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नॉर्मल टैप वाटर यूज़ किया,
दूसरा बच्चे आपने कोई ना कोई आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है। हमारे पास नॉर्मली जो लैब्स में बहुत इजीली अवेलेबल होता है वो मेथनॉल या एथेनॉल प्रेजेंट होता है। आपने अपने क्यूबिट को इससे वॉश करना है। उसके बाद कैसे वॉश करना है? मेथनॉल एथेनॉल जो है इस तरह की, ये जो आपको यहाँ पे सॉल्वेंट बॉटल्स नज़र आ रही हैं, ये वाली जो सॉल्वेंट बॉटल नज़र आ रही है, इस बॉटल के अंदर सॉल्वेंट होता है। आपने अगर आप इसकी नेक देखें, इसकी नेक साइज़ का उतना ही साइज़ है जितना क्यूबिट का है, तो इससे आराम से आपके जो सॉल्वेंट है वो इसके अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, तो आपने उसके साथ इसके अंदर सॉल्वेंट लेना है। आपने अपने एक तरफ थंब से पकड़ना है, दूसरी तरफ फिंगर से पकड़ना है। आपकी थंब और फिंगर के दरमियान बच्चे, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसके दरमियान, उसमें और आपके थंब के दरमियान में क्यूबिट होगी। जस्ट इमेजिन, जो मैं आपको जिस तरह करा रही हूँ, ठीक है, आप उसको शेक करेंगे। जब शेक करेंगे अपने हाथ में, वो क्या होगा कि सॉल्वेंट सारी की सारी वॉल्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर लेगा। इस इंटरेक्शन में क्या होगा कि अगर कोई पार्टिकल रह गया है, किसी वॉल के साथ स्टिक हो गया है और उसके नेचर ऑर्गेनिक है, तो वो ऑर्गेनिक के साथ निकल आएगा। ठीक है, और जब हमने उसको टैप वाटर के साथ किया था तो वो पानी के साथ जो है वो सारी के सारा, अगर कोई जिसकी एक्वस नेचर है, जिसकी पोलर नेचर है, वो उसके साथ जो है वो इमिट हो जाएगा, एग्जिट कर देगा या ड्रेन ऑफ हो जाएगा फ्रॉम योर क्यूबिट्स। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ हमने सॉल्वेंट, तीसरी चीज़ हमने इसको अगेन डिस्टिल वाटर से करना है। हम बच्चे इसको 2 से 3 दफ़ा, इन क्यूबिट्स में सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस ये हैं कि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। जब इनका साइज़ बहुत छोटा है तो इनको वॉश करना भी, क्योंकि इसकी जो इनकी विड्थ है वो बहुत कम होती है, इनको वॉश करना भी एक अलग से एक जो है वो टायरसम जॉब है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको 2 से 3 दफ़ा सॉल्वेंट के साथ, 2 से 3 दफ़ा डिस्टिल वाटर के साथ, 2 से 3 दफ़ा टैप वाटर के साथ आपने इनको अच्छे से वॉश करना है। वॉशिंग हो गई। वॉशिंग करने के बाद आपने फॉर एग्जांपल आपका जो भी सैंपल है उसके लिए सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं मेथनॉल। वॉशिंग का फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको बता रही हूँ ये जो ब्लैंक सोल्यूशन रन करना है, ये कैसे करना है। आपने देखना है आपके पास कौन सा सॉल्वेंट है। एक बच्चा है, उसने जो है वो एक सोल्यूशन बनाया है मेथनॉल में, दूसरा बच्चा है उसने एथेनॉल में, तीसरा बच्चा उसने सिंपल डिस्टिल वाटर लिया है, चौथा बच्चा उसने एसीटोन लिया है। चारों बच्चों के केसेस में सॉल्वेंट्स डिफरेंट हैं। एक बच्चे के केस में सॉल्वेंट मेथनॉल है, दूसरे के केस में सॉल्वेंट एथेनॉल है, तीसरे के केस में वो सिंपल डिस्टिल वाटर है, चौथे के केस में जो है वो एसीटोन है। तो हर किसी के, आपके जो सैंपल का जो भी सोल्यूशन है, जो भी सॉल्वेंट है, आपने उसको नज़र में रखना है और आपने वो सॉल्वेंट ही दोनों क्यूबिट्स में ले लेना है। लेना कहाँ तक है, आपने बच्चे इस यहाँ तक पूरा इसको फिल नहीं करना, ना इसको हाफ से कम रखना है। इसको हम अक्सर कहा जाता है इसको 3/4 फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं 4th पार्ट में डिवाइड करूँ तो 3 पार्ट तक आपका जो है सॉल्वेंट होना चाहिए। ना इसको आपने ओवरफ्लो इसका करना है, ना इसको आपने बहुत ही कम लेना है कि बिल्कुल हाफ ले लें। ठीक है, इस तरह भी नहीं करना। इतना आपने इसके अंदर ब्लैंक सोल्यूशन ले लिया। ब्लैंक सोल्यूशन लेने के बाद बच्चे आपने लिड ओपन करना है अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। आपके पास जो भी अवेलेबल है, किसी के पास इस तरह का है, किसी लैब्स में आपको ये इस तरह का मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा। उसका ये लिड है, एक में ओपन है, एक में क्लोज है। आप इसको भी ऐसे ऊपर की तरफ जो है ओपन करेंगे तो बिल्कुल ये इस तरह ऊपर की तरफ खुल जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह इनका लिड ओपन करना है। लिड ओपन करने के बाद बच्चे आपने दोनों क्यूबिट्स जो हैं उनको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रख देना है। यहाँ पे रखने की पिक्चर्स जो हैं वो मुझे एक्चुअली ये ईजीली मुझे मिल गई थी, तो मैंने यहाँ पे रख दी ताकि आपको ज़्यादा अच्छा एक क्लियर व्यू आ जाए। ये देखें, यहाँ पे जो एनालिस्ट है, ही इज़ प्लेसिंग द क्यूबिट इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, ये उसका होल्डर है जिसके अंदर वो रख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट में देखें, ये एक थोड़ा सा और क्लियर व्यू है। आपने इसके अंदर जो पॉइंट समझने वाला है, आपने क्यूबिट को पकड़ना कैसे। आपको पता होगा, मैंने अभी कहा था क्यूबिट है, उसकी 4 साइड्स हैं। मैंने कहा था 2 उसकी ट्रांसपेरेंट होती हैं, 2 उसकी ओपेक होती हैं। फॉर एग्जांपल दिस, ये जो पर्पल है, ये मैं उसको ओपेक से शो कर रही हूँ। ठीक है, और इस साइड में भी ओपेक साइड आएगी इसकी। जो सामने वाली साइड है, ये सामने वाली साइड, और जो इसके पीछे वाली साइड होगी वो बच्चे होगी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जो क्लियर आपको नज़र आएगी, जिसके अंदर आपको कोई किसी किस्म की ब्लर आपको जो है सरफेस नज़र नहीं आएगी। आपने अपनी क्यूबिट्स को, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे जो एनालिस्ट है उसने उसको पकड़ा हुआ है, जो उसकी ओपेक साइड है या उसकी जो ब्लर साइड है। आपने ट्रांसपेरेंट साइड से नहीं पकड़ना क्यूबिट्स को। जब आप वहाँ से पकड़ लेंगे फॉर एग्जांपल, तो आपके जो थंब इम्प्रेशन है या आपकी फिंगरप्रिंटिंग है वो वहाँ पे आ जाएगी। लाइट जब इस सोल्यूशन से पास होगी तो वो आपके एक्चुअली जो फिंगरप्रिंट्स जहाँ जहाँ जिस जिस रीजन में होंगे वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, और लाइट सोल्यूशन में या सैंपल में से पास नहीं कर सकेगी। एक्चुअली होता क्या है, यहीं पे मैं आपको एक प्रिंसिपल समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्यूबिट है,
ये जो एनालिसिस ने क्यूबिट यहाँ पे जो होल्डर होगा उसके अंदर प्लेस कर दी क्यूबिट। इस क्यूबिट की जो ट्रांसपेरेंट साइड है, फॉर एग्जांपल द रेड वन इज ओपेक, और ये जो आपको मैंने इस तरह शो किया है दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट साइड। अब इसके अंदर आपके पास चूँकि जो क्यूबिट है इसके अंदर आपके पास आपका कोई सॉल्वेंट होगा या आपके पास कोई भी आपका सैंपल होगा। लाइट बच्चे ये जो ट्रांसपेरेंट साइड है, फॉर एग्जांपल यहीं से देखें, यहाँ से लाइट गुजरेगी और इस साइड से निकलेगी। इन शॉर्ट ट्रांसपेरेंट साइड से लाइट ने पास होना है, और जब लाइट यहाँ से गुजरेगी उसके बाद आपका ये सेंटर वाला पार्ट आ जाएगा। सेंटर वाले पार्ट में आपके पास या तो सॉल्वेंट है या आपके पास सैंपल है। यहाँ से गुजरेगी, गुजरने के बाद ये इस जगह से बाहर को निकल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने ट्रांसपेरेंट साइड को हमारी मैक्सिमम ट्राई ये होती है कि ट्रांसपेरेंट साइड जो है उस पर आपका किसी भी किस्म का डस्ट पार्टिकल्स ना हो, आपकी फिंगर प्रिंटिंग ना हो, वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन ना हो। अगर आपने क्यूबिट्स को किसी चीज़ से साफ़ किया है, फॉर एग्जांपल टिश्यू से या किसी भी चीज़ से, तो उसका कोई पार्टिकल ना हो, ताकि आपके जो सिस्टम आपका जो सैम्पल है सिर्फ उसी की आपको पीक्स मिल सकें जब आपके पास फाइनल रिजल्ट्स आएँ, किसी और चीज़ की पीक्स ना मिलें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसमें क्यूबिट जो है वो प्लेस कर दी गई है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। अभी ये एक प्लेस की है, ये इसका एक होल्डर है, ये दूसरा होल्डर आपको यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हम दूसरी भी प्लेस करेंगे और दोनों क्यूबिट्स में सेम सैंपल है। ठीक है, ये देखिए जिस तरह इस पिक्चर में है, इस पिक्चर में ये और ये दोनों क्यूबिट्स रख दिए हैं। ठीक है, लिड ओपन किया, दोनों क्यूबिट्स रख दिए। दोनों क्यूबिट्स रखते हुए ध्यान रखना है कि आपने ट्रांसपेरेंट साइड से नहीं पकड़ना, आपने जो ब्लर साइड है उस साइड से पकड़ना है। अच्छा बच्चे, एक और चीज़ इसमें, यहाँ पे लाइट का पैसेज हर फोटोमीटर में अगेन ये वेरी कर सकता है फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करें तो लाइट यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से मैं एक ही कलर, दो कलर यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये आपके जो भी सॉल्वेंट होगा उससे गुजरेगी, फिर यहाँ से ये उसका पाथवे है लाइट का, ये इस तरह गुजरेगी, आपके सैंपल से गुजरेगी और ये इस तरह गुजर जाएगी। ठीक है, लाइट इस तरह गुजर रही है। अब कुछ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इस तरह के भी होते हैं जिसमें आपने जो लाइट है वो इस तरह पास होती है, इस तरह से पास होती है। ठीक है, तो ये आपने देखना होता है कि किस तरह लाइट जो है उसको क्या पैसेज है गुजरने का, क्या पाथवे है। ये कैसे पता चलता है, ये इनके साथ जो भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इनके साथ एक मैनुअल आता है। मैनुअल एग्जांपल समझें, आपने कोई ओवन ख़रीदा है किसी ब्रांड का, और आप जो है ओवन जब ख़रीदते हैं तो उसके साथ एक बुक होती है जिसमें मेंशन होते हैं सारी की सारी कि आप ये की यूज़ करेंगे तो इससे ये फंक्शन वो करेगी, ये करेंगे, इससे बेकिंग कर सकते हैं, इससे फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, और वो हर ब्रांड का डिफरेंट होता है, हर एक की कीज़ डिफरेंट होती हैं और वो बुक साथ होती है और बुक में हर तरह की इंस्ट्रक्शन दी होती है। इसी तरह बच्चे इसका भी उसको मैनुअल कहा जाता है एक्चुअली, जिसमें सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं जिसको आप रीड आउट करते हैं और उनको पढ़ के आप अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको उसकी वर्किंग देखते हैं या ये देखते हैं कि वो कैसे वर्क कर सकता है या उसके फंक्शंस देखते हैं। द सेम केस विद दिस इंस्ट्रूमेंट, इसके साथ एक मैनुअल होता है, उसमें मेंशन होता है कि इसमें लाइट का पाथवे क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक्सेस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर भी एरोज बने होते हैं। अब यहाँ पे चूँकि थोड़ा सा डार्क व्यू आ रहा है, इसमें ऐसे मेंशन नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिकली खुद करेंगे आप ये चीज़ें आप देखिएगा उसको ध्यान से, आपको एरोज नज़र आ जाएंगी। उन्होंने बताया हुआ कि लाइट का ये पाथवे है, लाइट इस तरह गुजरेगी, और आपने रखते हुए, अब ये देखना क्यों ज़रूरी है, रखते हुए फॉर एग्जांपल अगर लाइट का पाथवे उन्होंने कुछ इस तरह के एरोज बनाए हुए हैं या मैनुअल में इस तरह मेंशन है, तो ट्रांसपेरेंट साइड बच्चे इस तरह लाइट के डायरेक्शन में आनी चाहिए। ठीक है, दिस वुड बी ट्रांसपेरेंट साइड। मैं यहाँ पर रेड कलर या पिंक कलर शो करती हूँ, दिस वुड बी ट्रांसपेरेंट अगर लाइट का पाथवे ये है, और ये जो है ये होगी उसकी ब्लर साइड या उसकी ओपेक साइड। ठीक है, चलें, ये हो गया। आपने लिड क्लोज कर देना है। सबसे पहले आपने मैनुअल यूज़ करना है फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बाद हर अगेन इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट होता है। हमने यहाँ पे उसके बाद बच्चे एक्चुअली करना क्या होता है, हमने ऑटो ज़ीरो करना होता है। यहाँ पे ये पिक्चर देख लें, ये मैनुअल की पिक्चर है, इससे नेक्स्ट लेके जाती हूँ। अच्छा, जब मैंने ये कहा हुआ था वहाँ पे कि फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए आप जो है मैनुअल देखें, तो उसका क्या मतलब था। हमने सबसे पहली चीज़ जो करनी होती है, मैं दोबारा आपको इंस्ट्रूमेंट पे लेके जाती हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज़ अ स्क्रीन, दिस पोर्शन इज़ होल्डिंग द ऑल कीज़। ठीक है, जिसको हमने देखते हुए जिसको परफॉर्म कर सकते हैं। हमने सबसे पहले अपनी एब्जॉर्बेंस सेट करनी है, एब्जॉर्बेंस रेंज। एब्जॉर्बेंस रेंज हमेशा 0 से 2 के दरमियान होती है, कभी भी ना 0 से कम हो सकती है ना 2 से ज़्यादा होती है। ठीक है, आपने इसको सेट करना होता है कि हमें 0 से 2 के दरमियान सारी की सारी एब्जॉर्बेंस वैल्यूज़ चाहिए।
ये हो गया। दूसरी चीज़ बच्चे आपने वेवलेंथ सेट करनी होती है, ये आपने खुद करनी होती है सेट। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में ऑलरेडी सेट होती है, नहीं तो आपने सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है। अगर नहीं सेट तो आपने देखनी है ये वैल्यूज़ और ख़ुद सेट करनी है। दूसरी चीज़ होती है एब्जॉर्बेंस, दूसरी चीज़ होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या है कि वेवलेंथ अगर यूवी की हम देखें वेवलेंथ तो वो आती है 200 से 400 नैनोमीटर तक इसकी रेंज आती है। विजिबल का पोर्शन देखें 400 से 800 नैनोमीटर तक आता है। अगर आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिस तरह KMnO4 के सोल्यूशंस हो गए या कोई भी और इस तरह का सोल्यूशन जो कलर्ड सोल्यूशन है, चाहे वो कोई भी कलर है, पिंक है, रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, जो भी है, येलो है, लाइट येलो है, जो भी कलर्ड सोल्यूशन है उसके लिए हमारी कोशिश ये होती है, कोशिश क्या बल्कि हम रखते ही हैं 400 से, क्योंकि वो हमेशा फिर विजिबल पोर्शन में ही आपको पीक देगा जो भी कलर्ड सोल्यूशन है, क्योंकि वो विजिबल रेंज है। ठीक है, तो 400 से 800 नैनोमीटर तक उसकी वेवलेंथ जो है उसको सेट किया जाता है। नहीं तो अगर आपके पास कोई ऐसा है जो क्लियर सोल्यूशन है तो तब हम उसको, क्योंकि वो अगर क्लियर या ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है तो वो यूवी की रेंज में आ सकता है जो कि 200 से 400 तक है। तो आपने पहला प्रैक्टिकल अपना पहला जो आपने रन करना होता है वो आप 200 से 800 तक की रेंज रख लें। 200 नहीं रखना, आप उसको 300 से या 350 से 800 की रेंज रख लें। अब आपने जब 300 से 800, ये आपकी स्क्रीन है, इसके ऊपर आपको जो है वो मेंशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको वेवलेंथ लिखी नज़र आएगी। वेवलेंथ में आप 350 टू 800 नैनोमीटर सेट करेंगे और फिर आपके पास यहाँ पे अब्जॉर्बेंस आ जाएगी जो कि आपको 0 से 2 के दरमियान सेट करनी है। ये वैल्यूज़ ये बताती हैं कि आपको आपका ग्राफ हमेशा इन दो चीज़ों के दरमियान ही चाहिए, 0 से 2 के दरमियान और 350 से 800 के दरमियान आपको आपका ग्राफ चाहिए। या आप ऑलरेडी यू आर गिविंग अ कमांड टू योर सिस्टम और टू योर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ अ मैनुअल। ये इस तरह एक चार्ट सा मिलेगा, ये एक बुक से मिलेगी या कोई फॉर्म सा होगा जिसके अंदर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी। हमने स्कैन रेंज कर दिया, मतलब हमने वेवलेंथ सेट कर दी, हमने एब्जॉर्बेंस वैल्यू सेट कर दी 0 से 2 के दरमियान। अब हमने करना है ऑटो ज़ीरो। कीप इट इन माइंड कि आपके पास आपका जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसके अंदर अभी 2 क्यूबिट्स हैं और दोनों क्यूबिट्स के अंदर आपका सॉल्वेंट है और हम सॉल्वेंट रन कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ पहला रन हमारा हमेशा ब्लैंक रन होता है। हमने ब्लैंक रन करते हुए हमने ऑटो ज़ीरो करना होता है। ऑटो ज़ीरो का ये मतलब है बच्चे कि आपने का पहला सैंपल के बाद जब आप दूसरा आप लेंगे ना, पहला तो आपका ब्लैंक हो गया, दोनों में सॉल्वेंट है। जब दूसरा रन करेंगे, हम रन कहते हैं इसको कि एक फर्स्ट रन, सेकंड रन, थर्ड रन। ठीक है, अच्छा, जब आपके पास सेकंड रन आएगा, सेकंड रन में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो सैंपल है उसकी पीक्स आएँ या सैंपल के फाइनल रिजल्ट्स मिलें। उसमें किसी भी किस्म का सॉल्वेंट की आपको कोई भी पीक नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आपका कंसर्न सिर्फ ये है कि आपका सैंपल क्या किस नेचर का है। समझ आ गई आपको? मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप बनाते हैं सॉल्यूशंस बनाते हैं जब आप, तो बच्चे आपको सॉल्यूशन ऑब्वियसली कोई ना कोई सॉल्वेंट यूज़ करते हुए बनाते हैं। सॉल्वेंट अ काइंड ऑफ मजबूरी है आपकी यूज़ करना। क्यों? उसके बगैर आप सॉल्यूशन बना ही नहीं सकते। और सॉलिड की यूवी होती नहीं है, यूवी विजिबल सॉल्यूशन इज़ द मस्ट कंडीशन टू डू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो सोल्यूशन बना लिया आपने। अब आप चाहते हैं कि आपके ने जिस सॉल्वेंट को यूज़ करते हुए, चाहे वो वाटर है या चाहे वो मेथनॉल है या चाहे वो एथनॉल है, जो भी सॉल्वेंट है उसकी कोई पीक ना आए आपके पास, सिर्फ और सिर्फ सैंपल की आए। अब ये कैसे पॉसिबल है? एक चीज़ है, आपके पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आपके पास सॉल्वेंट प्लस योर सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। अब आप ये चाहते हैं सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल्स की पीक आए, उसकी ना आए। तो ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है कि आप पहला रन करें, पहले रन में दोनों आपके पास जो हैं सॉल्वेंट होंगे आपके, उसको ऑटो ज़ीरो करें। ऑटो ज़ीरो का मतलब है कि इससे रिलेटेड कोई भी पीक आएगी, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट से रिलेटेड कोई भी पीक आए, सॉल्वेंट से रिलेटेड कोई भी फाइनल रिजल्ट आए, कोई एब्जॉर्बेंस आए, कोई वेवलेंथ की वैल्यू आए, कुछ भी आए, तो वो आपके फाइनल रिजल्ट में शो नहीं होगी। उसको हमने ऑटो ज़ीरो कर दिया कि इसको हम ज़ीरो कंसीडर करें, कि इसको शो ही नहीं करेगा, इसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा आपका जो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जब वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा तो फिर आपके पास जो फाइनल रिजल्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके सैंपल की होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके सोल्यूट पार्टिकल्स की होगी। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई हो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हेन यू प्रेस दिस की, एक्चुअली जो आपके पास, मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। ये जो आपके पास है, यहाँ पे जो लास्ट वाले होते हैं ना, अक्सर ये जो आपको वाइट में जो फर्स्ट रो नज़र आ रही है, इसमें लास्ट में ऑटो ज़ीरो
इस तरह मेंशन होता है की के ऊपर, ये सारी कीज़ हैं, की के ऊपर मेंशन होता है। तो आपने इस की को प्रेस करना होता है, आपका जो सिस्टम है वो ऑटो ज़ीरो हो जाता है। जब आपका सिस्टम ऑटो ज़ीरो हो जाए, व्हेन यू प्रेस दिस की मतलब ऑटो ज़ीरो की, द करंट वेवलेंथ विल ऑटोमेटिकली बी सेट टू ज़ीरो ऑब्जॉर्प्शन। मतलब ये कि आप जो भी सैम्पल है उससे अगर लाइट जो भी आपके सॉल्वेंट्स हैं उससे अगर लाइट पास किए तो वो ज़ीरो एब्जॉर्बेंस शो करेंगे। इन शॉर्ट लाइट उसको एब्जॉर्ब ही नहीं जो सॉल्वेंट है वो लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, ठीक है। ज़ीरो एब्जॉर्बेंस का मतलब है 100% ट्रांसमिटेंस। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा देती हूँ। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक सॉल्वेंट है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, सॉल्वेंट इसके अंदर है, लाइट यहाँ से आ रही है, ये सॉल्वेंट है और लाइट यहाँ से बच्चे पास हो रही है, तो लाइट यहाँ से उसके बाद आपके सॉल्वेंट से गुजरेगी और इस तरह जो है आपकी क्यूबिट में से पास आउट हो जाएगी, ठीक है। अगर ज़ीरो एब्जॉर्बेंस हुई है, इट मीन्स यहाँ पे सॉल्वेंट के जो भी मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं किया। जब एब्जॉर्ब ही नहीं किया, अब इसको समझना है पॉइंट को, तो अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैंने ये 4 लिया है, 4% लाइट है अगर, और यहाँ पे बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो जब वो पास आउट होगी आपकी क्यूबिट में से तब वो 4% ही होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइट है जो यहाँ पे 4% फॉर एग्जांपल हमने ली, वो आपकी क्यूबिट में से गुजरी, यहाँ पे 1% एब्जॉर्बेंस होगी, तो यहाँ पे जब ट्रांसमिट होगी तो बच्चे वो 3% होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ योर लाइट हैज़ बीन एब्जॉर्ब बाय योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या बाय योर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो जब भी जीरो एब्जॉर्प्शन होती है, ये एक बहुत बेसिक सा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, 100% ट्रांसमिटेंस होती है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया अलग से। दिस मीन्स डैट यू एडजस्ट एब्जॉर्बेंस रीडिंग टू जीरो वाइल द रेफरेंस इज इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मतलब ये है कि आपने उसको एब्जॉर्बेंस से जीरो कर दिया कि अगर हो भी रही है तो आपका सिस्टम उसको यही शो करेगा कि कोई किसी किस्म की एब्जॉर्बेंस हुई नहीं है, ठीक है। क्यों? ताकि आपके पास आपको जो भी कंपाउंड है, जो भी आपके पास आपका सैंपल है, उसकी आपको एग्जैक्ट उसके रिजल्ट्स मिल सकें, सिर्फ उसी की एब्जॉर्बेंस का पता चल सके कि सिर्फ आपके सैंपल ने कितनी एब्जॉर्ब की है लाइट। जब ये ऑटो ज़ीरो हो जाता है, आप इंस्ट्रूमेंट के पास अगर खड़े हैं, ऑटो ज़ीरो जैसे ही हो जाएगा उसको 1 या 2 मिनट लेते हैं, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा अगर स्लो सिस्टम है तो 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट 2 मिनट्स में वो स्कैन करता है पूरे का पूरा सिस्टम। ऑटो ज़ीरो जब हम करते हैं और आपको एक बीप की साउंड सुनाई देती है, इट्स जस्ट लाइक कि आपको हल्की सी जिस तरह आपने कभी अपना सेलफोन वाइब्रेशन मोड पे रखा हो तो आपको एक बीप्स की साउंड सुनाई देती है, इस तरह के आपको सिस्टम में से सुनाई देती है। उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि आपका सिस्टम जो है वो ऑटो ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने लिड ओपन करना है दोबारा से। ये आपने एक दफ़ा ऑटो ज़ीरो कर दिया, अब आपने लिड ओपन करना है। बच्चे यहाँ पे आपके पास दूसरी क्यूबिट थी जिसके अंदर सॉल्वेंट था पहले, आपने उसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालना है, इसको आपने इसके अंदर ही रहने देना है, इसको आपने बाहर नहीं निकालना है। ये आपका रेफरेंस है, ये सैम्पल है, ठीक है। ये हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट रेफरेंस के लिए होगी रेफरेंस क्यूबिट, और सेकंड जो है वो सैम्पल के लिए होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने जो क्यूबिट यहाँ से निकाली थी, मैं इसी पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी क्यूबिट थी, इसको आपने बाहर निकाला। अब इसके अंदर था आपका सॉल्वेंट, मैं इसको शो कर देती हूँ, ये आपका सॉल्वेंट था, ठीक है। आपने क्या करना है, मैंने कहा था एक वेस्ट बीकर लेना है। आपने इस क्यूबिट को अगेन उसकी ब्लर साइड से पकड़ना है, इसके अंदर आपने इस सॉल्वेंट को गिरा देना है इसके अंदर, ठीक है। अब आपके पास बच्चे क्यूबिट खाली हो गई यहाँ पे। अब ये खाली है तो इसके अंदर अब आपने अपना सैंपल लेना है, जो भी आपका सैंपल होगा, जो भी जिसकी भी आप जो है वो चेक करना है, एब्जॉर्प्शन चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने सैंपल लेने से पहले क्या करना है, आपने अगेन इसको एक दफ़ा आपने सॉल्वेंट के साथ अगेन इसको वॉश कर लें। डिस्टिल्ड वाटर और एक्वस वाटर यूज़ ना करें। आपको जो सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट डिस्टिल्ड वाटर है तो उसके साथ कर लें, अगर कोई एथेनॉल है तो उसके साथ एक दफ़ा इसको अगेन वॉश कर लें। इसको वॉश का वही मेथड है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर इसके अंदर आप सैंपल ले लें। टेक आउट द सैंपल क्यूबिट, डिस्कार्ड द सोल्यूशन एंड वी आर रेडी टू रन आवर सैंपल सोल्यूशन। Remember that the cubit still contains some auto zero solvent and we need to rinse it again with your sample solution a couple of times to ensure that the solution we are measuring is not diluted, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप उसको एक दो दफ़ा और रिंस कर लें, उसके अंदर कोशिश करें कोई सॉल्वेंट ना हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो सोल्यूशन बनाया होगा वो भी डाइल्यूट होगा। तो अगर आपने क्यूबिट ली, क्यूबिट के अंदर से आपने आधा सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल क्यूबिट आपने जो है उसको टेक आउट किया फ्रॉम योर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और उसमें से सॉल्वेंट आधा गिराया और आधा नहीं गिराया, और आधा जो सॉल्वेंट क्यूबिट के अंदर है उसके अंदर ही अपने सैंपल डाल दिया।
तो इससे आपको बच्चे जो सोल्यूशन है वो और ज़्यादा डाइल्यूट हो गया। जब इतना डाइल्यूट सोल्यूशन है तो उसकी भी अच्छी पीक्स नहीं आती। ना हमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड चाहिए होता है, ना हमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूट चाहिए होता है। आपको एब्जॉर्प्शन की सही वैल्यू जो है वही नहीं शो होती, ठीक है। तो इसका आपने देखना है। अच्छा, अब आपने टेक नोट फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इट इज़ वाइटल नॉट टू लेट सॉल्वेंट रेमिनेट्स। ये अगेन वही बात है जो मैंने आपको बता दी है। नाउ स्लोली पोर इन सम ऑफ our samples into the cuvette, put on the cap, rinse it and dispose it into the waste beaker, repeat the cycle again। चलें, आपने इसके अंदर सैंपल रख लिया। फॉर एग्जांपल यही, इसी से मैं आपको समझा देती हूँ। हमने क्यूवेट को बाहर निकाल के उसके अंदर सॉल्वेंट था, उसको हमने एक वेस्ट बीकर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द वेस्ट बीकर। मैं एक डार्क कलर यूज़ करती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। दिस इज़ अ वेस्ट बीकर। इसके अंदर हमने सॉल्वेंट अपना फेंक दिया, ज़ाया कर दिया उसको, क्योंकि हमारी किसी काम का है नहीं। ये क्यूवेट है, इसके अंदर अब आपने सैंपल लेना है। ये सैंपल ये हैं बच्चे, आपको अगेन सैंपल आपको 3rd 4th पार्ट तक ही आपका सारे का सारा सैंपल होना चाहिए। 3rd 4th पार्ट ऑफ योर क्यूवेट साइज, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्यूवेट के अंदर बच्चे आपने अपने सैंपल ले लिया है। लेने के बाद आपने इन क्यूवेट को साफ़ करना होता है, ठीक है। क्यों करना होता है? क्योंकि जब आप इसके अंदर सैंपल ले लेंगे तो कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट्स क्यूवेट की बाहर भी आ जाएंगे। उसका साइज़ बहुत कम है ना, तो जितना मर्जी आप केयर करें, कोई ना कोई ड्रॉपलेट्स उसके साइड्स पे, उसके वॉल्स पे, आउटसाइड ऑफ द वॉल लग जाएंगे। आपने एक टिश्यू लेना है, लेकिन टिश्यू वो जो यूज़ ना हो। कोई टिश्यू लेना है अच्छी नेचर, अच्छा उसका, क्योंकि कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई पार्टिकल, जब आप कोई सरफेस साफ़ करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स छोड़ देते हैं। आपने ऐसा टिश्यू चूज़ करना है कि जो बिल्कुल साफ़ कर दे, जिसमें कोई पार्टिकल रहे ना, ठीक है। आपकी क्यूवेट बिल्कुल क्लियर हो। तो आपने टिश्यू से उसकी ओपेक साइड या ब्लड साइड से पकड़ के क्यूवेट्स की साइड साफ़ कर लेनी है। साफ़ करने के बाद बच्चे आपने इन क्यूवेट्स को दोबारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रख देना है। बिल्कुल रखने का वही तरीका है जो मैंने आपको बताया था, जिस तरह यहाँ पे मेंशन है। द एनालिस्ट इज प्लेसिंग द क्यूवेट्स इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगेन ये रेफरेंस है, इसको हमने नहीं निकाला, इसको हमने नहीं निकाला। हमने जब भी निकालना है हमने इसी क्यूवेट को बाहर निकालना है, इसी के अंदर हमने सैम्पल्स जो हैं वो रन करने हैं। जब आप ये करेंगे बच्चे, उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल पैनल, ये अगेन स्क्रीन है, ये डिटैचेबल भी हो सकती है, अलग से कंप्यूटर स्क्रीन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कंपनी का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द कंपनी, यहाँ पे मेंशन है शिमात्सु, यही ज़्यादातर यूज़ होती हैं। आपको जो मिलेंगी यहाँ पे स्पेसिफिकली पाकिस्तान में वो इसी ही ब्रांड की मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो शो होगा ना, वो ये शो होगी चीज़, इन शॉर्ट ये ग्राफ शो होगा। कैसे होगा देखें, हमने फॉर एग्जांपल अगर द एनालिस्ट हैज़ सेट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 400 to 800 नैनोमीटर, तो देखें ये 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान ही एब्जॉर्बेंस की कोई ना कोई उसको पीक मिलेगी। और अगर उस वेवलेंथ के दरमियान इसको पीक मिलेगी, और 0 से 2 एब्जॉर्बेंस के दरमियान थी, तो आपको ये 0 से लेके ये 2 एब्जॉर्बेंस के दरमियान ये सारी की सारा डाटा मिलेगा कि कहाँ तक उसकी हाइट क्या हो सकती है, ठीक है। ये ग्राफ एक्चुअली बच्चे हमेशा आपको, ये जो एब्जॉर्बेंस का ग्राफ है, ये हमेशा आपको एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के दरमियान शो होता है। एब्जॉर्बेंस जो होता है वो वाई एक्सिस पे होता है, जो वेवलेंथ है वो आपको, ये मैंने वेवलेंथ का साइन जल्दी में जो है वो ऐसा बना दिया, मैं इसको साफ करके बनाती हूँ दोबारा, क्योंकि यही आपने गलत करना है और फिर आपने कहना है कि मैडम ये आपने ही कराया था। अच्छा जी, ठीक है, दिस इज़ अ वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के दरमियान बच्चे ग्राफ होगा, और हमेशा आपको ऐसे मिलेगा। जो आपने वैल्यू सेट की है उनके दरमियान ग्राफ मिलेगा। अगर आपने 200 से 800 के दरमियान वैल्यू सेट की है, मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने बिल्कुल शुरू में जो वैल्यू सेट की थी, हमने 200 से 800 के दरमियान सेट किया, तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा वो भी आपको 200 से स्टार्ट होकर 800 के दरमियान जो भी पीक्स जहाँ पर भी आनी है वो आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको एब्जॉर्बेंस की एक पीक भी मिल सकती है, मल्टीपल भी मिल सकती हैं। ये होता है उसका क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस, अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ये बताया था कि अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपने यूज़ करना है तो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेस स्टार्ट ऑन द कंट्रोल पैनल। अच्छा, स्टार्ट आपने यहाँ पे या तो स्टार्ट का बटन होता है या फिर ये आपको F1 F2 F3 F4 कीज़ नज़र आ रही हैं। इन कीज़ का कोई ना कोई फंक्शन होता है और हर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिफरेंट होता है, ठीक है। ये मैनुअल, आपके मैनुअल के ऊपर लिखा होता है कि F1 आप प्रेस करेंगे तो उससे ये होगा, F2 करेंगे तो ये होगा। अगर स्टार्ट का अलग से बटन नहीं है तो F1 F2 F3 F4 इनमें से कोई ना कोई की होगी जिससे आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट का ये मतलब है कि आपके सैंपल जो है उससे लाइट पास होना शुरू हो गई है। अच्छा जी, ये आपको ग्राफ मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें,
आपको पीक आपने देखनी होती है कि हाईएस्ट पीक कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर बच्चे देखें तो ये ऑलमोस्ट 600 के पास नैनो, इस पर्टिकुलर ग्राफ में 600 नैनोमीटर के पास आपको जो है वो पीक मिल रही है। इसका मतलब है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है। ये जो चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अलग से बता देती हूँ, ये जो चीज़ है यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, इसको कहा जाता है लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, इसको कहा जाता है लैम्डा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट मैक्सिमम वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ लिख देती हूँ आपको, एब्जॉर्बेंस एट मैक्सिमम वेवलेंथ। ये जो लैम्डा मैक्सिमम है ये जो है इसको हम फर्दर यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, जो कि आपका पार्ट 2 होगा, जिसको हम डिटेल से बताएंगे। अच्छा, आपके इसमें एक ये पॉइंट के अक्सर केसेस में आप जब ग्राफ देखते हैं तो आपको ग्राफ इस तरह का नज़र आता है। अब आपने देखना है, चूँकि आपने लैम्डा मैक्सिमम देखनी होती है, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो आपने देखना है कि लैम्डा मैक्सिमम तो कुछ इस रीजन के दरमियान एक कहीं ना कहीं ये चीज़ आएगी। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं बच्चे, अपना इसका एक बहुत क्लोज इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, क्लोज विजन देख सकते हैं। उसके लिए भी अगेन आपको मैनुअल में मेंशन होगा कि आप इसको क्लोजली कैसे देख सकते हैं। नहीं तो सिंपल कर्सर हम लाते हैं इस पॉइंट पे और इस ला के डबल क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का एक ये वही ग्राफ है जो हमने पीछे देखा है, लेकिन हमने इसको बहुत डिटेल से इसका हमने देख लिया कि एक्चुअल एब्जॉर्बेंस कहाँ तक, ये एक्चुअल वेवलेंथ की क्या वैल्यू आ रही है। आई होप से ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम इसको हमने क्या किया है कि बच्चे हमने इसको मोड आउट कर दिया है कि हम इसको क्लियरली देख सकें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके पास आप एक तो इस तरह भी आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन कितने के पास है। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस। यहाँ पे आप इसको इस तरह मिलाएंगे, इसको इस तरह मिलाएंगे, आप ये भी देख सकते हैं। आपको आपका सिस्टम एग्जैक्ट भी बता देगा। एग्जैक्ट कैसे बताएगा, आप देखिए हमें लग रहा था 600 नैनोमीटर के पास मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्बेंस शो हुई है, लेकिन आपके सिस्टम से अगर आपने एग्जैक्ट देखनी हो तो ये आपको बहुत एक्यूरेसी और बहुत प्रिसीजन के साथ आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता है। मतलब इट वाज नॉट 600 नैनोमीटर बट इट वाज 591 नैनोमीटर, जहाँ पे 0.425 मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो है आपके जो सैम्पल सोल्यूशन है उसने शो की है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके पास ये दो रिजल्ट्स आ गए, आपने इसका सिंपल हार्ड फॉर्म में प्रिंट ले लेना है। आप कोई भी सैंपल रन कर रहे हैं, आपके पास कोई भी कंपाउंड है किसी भी नेचर का है, कलर्ड है या नहीं, उसका कलरलेस है या जो भी है, आपने बच्चे उसका जब आप पूरे का पूरा सेम प्रोसेस है जो मैंने बताया है हर कंपाउंड के लिए सेम इसी तरीके से करते हैं। आपके पास 2 से 3 तरह के कंपाउंड हैं। आपने पहला ब्लैंक रन किया, दूसरा आपने सैंपल रन किया, तीसरे में आपने जो दूसरी दफ़ा सैंपल रन किया था उसको अगेन वेस्ट बीकर में वेस्ट किया, उसको अच्छे से वॉश किया ताकि पिछले सैंपल के कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स ना रह जाएं। उसको अगेन 2 से 3 दफ़ा मेथनॉल, एथनॉल या डिस्टिल वाटर इनसे वॉश करते हैं। अच्छे से वॉश करने के बाद अपना दूसरा सैंपल लेते हैं, उसी क्यूबिट में उसको रन करते हैं। अगर आपके पास कोई और डिफरेंट नेचर का सैंपल पड़ा है, आप दूसरी दफ़ा लेने के बाद उसको अच्छे से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद आप अगेन जो तीसरा आपके पास सैंपल है उसको लेते हैं, अगेन सो ऑन। ठीक है, जितने भी सैंपल्स हैं आपके पास, क्योंकि क्यूबिट्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, 2 ही होती हैं मैक्सिमम। अगर कोई होगी तो एक स्पेयर पड़ी होगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्यूबिट्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगी आती हैं। ठीक है, तो आपका सेम प्रोसीजर है, आपको हर एक के लिए पीक मिलती जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने इसको जो है वो प्रिंट आप ले लेते हैं। जब आप प्रिंट लेते हैं तो ये आपके पास एक्चुअली रिजल्ट आता है जिसमें ये पीक आई है और इस पीक ने आपको लैम्डा मैक्सिमम का बता दिया है और आपको एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बता दी है। ये 2 से 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, बस हर कंपाउंड में यही 2-3 चीज़ें मिलती हैं। इन 2 से 3 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने करना होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, ये आपका एक अगेन डिटेल प्रैक्टिकल है। अभी सिर्फ हमने वर्किंग इसकी देखी है, इसको आप डिटेल से देख लें। नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी इसके पार्ट 2 में, तो मैं आपको किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना बताऊंगी, क्योंकि जब आप लैब्स में कर रहे होते हैं तो आप इसका एनालिसिस किस तरह करेंगे। आई होप सो कि आपको जो है लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। इसको जितना मैं इसको कर सकती थी ईजी, उतना मैंने इसको करके बताया है। बाकी प्रैक्टिकली जब आप करेंगे यही सेम प्रोसेस है, यही सेम प्रोसीजर है, इसको फॉलो करेंगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आप इजीली अपने स्कैन कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है फिर। अल्लाह हाफ़िज़।